स्वागत है आप सभी का सिविक्स आईएएस पर और इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 और इस वीडियो में अब शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में इस वीडियो में हम सबसे पहले भारत की संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर वीडियो देखा नहीं है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत को जो है वो आज़ादी दिलाने से पहले हमारे देश में संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की निर्मित हो चुकी थी और उसके माध्यम से जो है वो देश के लिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की निर्मित जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा की गई थी। लेकिन जब यह संविधान बनकर आया या जब इस संविधान की निर्मित हो गई तब आलोचकों के द्वारा, जिसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल थिंकर्स थे और लॉ मेकर्स थे, उनके माध्यम से संविधान की अलग अलग एंगल से या अलग अलग पैमाने से जो है वो आलोचना की गई। किस प्रकार से ये आलोचना थी उसको सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आलोचना यदि आप देखेंगे तो पॉलिटिकल थिंकर्स के माध्यम से, चाहे उसमें केसी वेबर जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, उनके माध्यम से ये कहा गया कि ये जो हमारा संविधान बनकर आया है ये कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ेंगे और फिर संविधान को पढ़ेंगे तब आपको ये बात एक आश्चर्यचकित लगेंगी कि कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दी गई है वो हूबहू हमने हमारे संविधान में ऐड की है। तो इनका ये कहना था कि संविधान जो है वो कुछ अलग से नया बनकर नहीं आया है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की ये कॉपी है और कुछ उसमें कुछ अलग से चीज़ें जो है वो भारत के दृष्टिकोण से जोड़ी गई है और इसे जो है वो संविधान का नाम दिया गया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आज भी हमारे देश में लागू होती है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो चीज़ें उस समय भी बहुत ही कारगर साबित हुई थी देश चलाने के लिए और आज़ादी के बाद भी देश चलाने के लिए काफ़ी कारगर थी। इसीलिए उन चीज़ों को जो है वो हमारे संविधान में ऐड किया गया। ना केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को, बल्कि यदि आप देखिए तो हमारी जो संविधान सभा थी और उसमें खासकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा अलग-अलग देशों के संविधानों को पढ़ा गया और किस प्रकार से उन देशों के संविधानों में दी गई जो बातें हैं वो भारत के दृष्टिकोण से लागू हो सकती है। उन्हें किस प्रकार से मॉडिफाइड कर कर हम भारत के दृष्टिकोण से उन्हें हमारे संविधान में लागू कर सकते हैं। इसका भी काफ़ी विचार और विमर्श इस पर किया गया और उसके बाद अन्य देशों के संविधान से भी बातें जो है वो हमारे संविधान में ऐड की गई। एक साइंस के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो साइंस में एक जब भी आप सेल चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं या सेल या कोशिकाओं के बारे में जब भी आपको पढ़ाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि जब भी कोई सेल की निर्मित होती है वो पहले से मौजूद सेल से निर्मित होती है, या जब भी एक नई सेल की निर्मित की जाती है वो पहले से ही मौजूद सेल के माध्यम से निर्मित होती है। उसी प्रकार का दृष्टिकोण हम लॉ के संदर्भ में या कानून के संदर्भ में ले सकते हैं कि कोई भी जो कानून बनाया जाता है, कोई भी जो नया कानून बनाया जाता है वो अलग से नहीं बनाया जाता, बल्कि उसके कुछ फुटप्रिंट्स जो है वो हमें पिछले बनाए गए कानूनों पे जो है वो नज़र आते हैं। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन कॉपी हमारे संविधान को कहा गया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कार्बन कॉपी जो हमारे संविधान को कहा गया ये बिल्कुल गलत है। ये 50-50% हम इसे सही या गलत कह सकते हैं। उसके बाद है, एक और आलोचना की गई कि हमारा जो संविधान है वो बहुत ही विस्तृत बन गया है और बहुत ही बल्कि है नेचर में। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि भारत की जो ओवरऑल भारत की या आप भारत का जो कल्चर यदि आप देखें या भारत की डाइवर्सिटी आप देखें वो बहुत ही विस्तृत है और अलग-अलग रीजन के लिए जो है अलग-अलग प्रकार के अधिकार उन्हें देना ज़रूरी है। जैसे हमारे देश में हमें कई राज्यों में जो है वो 5th शेड्यूल लगा हुआ हमें नज़र आता है, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर राज्य के एरिया में यदि कोई कानून लागू करना है केंद्र सरकार के माध्यम से, तो सबसे पहले उस राज्य के गवर्नर की परमिशन लेनी होती है। वहीं हमें कई राज्यों में और खासकर नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में हमें छठी अनुसूची या 6th शेड्यूल नज़र आता है, जहाँ पर कोई कानून यदि लागू करना है तो उस राज्य के जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसमें सभी प्रकार के ट्राइबल्स मेंबर या जो जनजाति के सदस्य हैं वो शामिल होते हैं, उनकी परमिशन लेना आवश्यक होती है। तो इस प्रकार के सभी जो महत्वपूर्ण नियम है या सभी जो महत्वपूर्ण कानून है उनका वर्णन हमारे संविधान में करना आवश्यक था, ताकि आने वाली सरकारों को इसके बारे में कोई समस्या ना खड़ी हो। इसीलिए हमारा संविधान जो है वो काफ़ी विस्तृत और काफ़ी बल्कि बनाया गया। इसके बाद एक और आलोचना की गई और वो थी केंद्र को जो है वो ज़्यादा अधिकार यहाँ पर दिए गए। जब भी हम चर्चा करते हैं फेडरलिज्म के बारे में तो फेडरलिज्म में केंद्र और राज्यों में जो है वो अलग-अलग शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। केंद्र के पास
जो है वो अलग अधिकार दिए जाते हैं, राज्य के पास अलग अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन भारत जैसा दृष्टिकोण यदि आप देखें या भारत जैसा देश यदि आप देखें तो यहाँ पर हमें फेडरलिज्म तो नज़र आता है, जहाँ पर हमें राज्य की सरकारें भी नज़र आती है, लेकिन केंद्र के पास यहाँ पर ज़्यादा पावर है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारत जैसे देश में हमें कई राज्यों में जो है वो रीजनलिज्म की जो शक्ति है वो ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है। जैसे दक्षिण के जो राज्य है वो हिंदी को अपोज करते हैं, हिंदी इस भाषा को वो नकारते हैं, चाहे वो अपनी भाषा में बात करते हो या इंग्लिश में बात करते हो, वो कभी भी आपको हिंदी में ज़्यादा बात करते हुए नहीं दिखेंगे या हिंदी को प्रमोट नहीं करेंगे। तो रीजनलिज्म के कारण क्या होता है, कई बार नेशनलिज्म को दबा दिया जाता है। ऐसे में रीजनलिज्म के कारण कई बार जो है अलगाववाद छिड़ जाता है या कई बार जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट उस राज्य में खड़ी हो सकती है। ऐसे में उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए केंद्र के पास ज़्यादा अधिकार होना आवश्यक है। इसीलिए हमने हमारे देश में जो है वो सेंट्रल को ज़्यादा पावर दी है, चाहे सेंट्रल में किसी भी पार्टी की सरकार हो। उसके बाद एक और आलोचना की गई संविधान के दृष्टिकोण से, और वो आलोचना ये थी कि संविधान में जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, जिसे कई बार जुडिशियल ओवररीच भी कहा जाता है। होता ये है कि जब भी हमारे संविधान के माध्यम से या हमारी संसद के माध्यम से कोई नियम और कानून बनाया जाता है, तो यदि वो बनाया गया नियम और बनाया गया कानून यदि हमारे संविधान का ही उल्लंघन करता है, तो ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य भूमिका निभाते हुए जो है वो सक्रिय हो जाती है और उस पर्टिकुलर बिल को या उस पर्टिकुलर कानून को जो है वो नष्ट करने का या उसे कैंसिल करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। इसे ही कई बार जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अब ये जो न्यायिक सक्रियता है ये कई बार कई महत्वपूर्ण कानून को जो देश की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे कानूनों पर भी रोक लगाती है, जिसके कारण जो अपराधी है वो कई बार छूट जाते हैं। तो इस पर भी काफ़ी प्रश्न उठाए जाते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक लिमिट में होना चाहिए। यदि कोई ऐसा कानून जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये हमारे संविधान का ही उल्लंघन कर रहा है, तो उस कानून पर विचार विमर्श जो है वो करना चाहिए कि क्या ये देश के लिए महत्वपूर्ण है। यदि उससे किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हानि नहीं होती है तो क्या उसे उसको देश के लिए लागू करना चाहिए। इस बारे में चर्चा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की जानी चाहिए और फिर आगे जाकर उस कानून पर रोक लगाई जाए या उस कानून को जो है वो लागू किया जाए, इसके बारे में सोचना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस पर जो है वो विचार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की आलोचना जो है वो हमारे संविधान की गई आलोचना कर्ताओं द्वारा, जिसमें कई जो मेंबर्स थे वो लॉ मेकर्स थे और कई जो लोग थे वो पॉलिटिकल थिंकर्स थे। इस प्रकार से हमारे संविधान की आलोचना की गई। अब हम जिस पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे वो है हमारा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं। प्रस्तावना को आप किस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं? तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आप देखें तो जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं जिसमें एक कथा जो है वो बताई जाती है, जो लेखक होते हैं, वो लेखक वो कथा शुरू होने से पहले अपने जो आत्मविचार है या अपने जो थिंकिंग है उस पुस्तक के प्रति जो उनके माध्यम से लिखी गई है, उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से ये किताब जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी या किस प्रकार के पात्रों का वर्णन जो है वो इस किताब में किया गया। एक प्रकार से जो लेखक है वो अपने विचारों को बयान करते हैं उस किताब के पर्सपेक्टिव से। तो उसी प्रकार से हमारा ये जो प्रियम्बल है ये भी हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा एक प्रकार से उनके जो किताब के संदर्भ में आत्मकथन है, इसे हम प्रियम्बल के रूप में देख सकते हैं। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल बताता है कि हमारा संविधान कैसा होगा, किस प्रकार की चीज़ों का वर्णन जो है वो हमारे संविधान में किया गया। एक प्रकार से हमारा संविधान किस मूल्यों पर खड़ा रहता है, इसके बारे में जानकारी हमें हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलती है। इसी प्रियम्बल के बारे में हम चर्चा अब करेंगे। तो प्रियम्बल ऑफ इंडिया सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। We, the people of India, having solemnly resolved to the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to serve, to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। यानी हम भारत के लोग जो है वो जो भी जानकारी इस प्रियम्बल में दी गई है उसे अपनाते हैं और हमारे संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 इस दिन को जो है हमारे ऊपर इस संविधान को जो है वो लागू करते हैं। अब ये जो प्रियम्बल में हाईलाइट किए गए वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस,
लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये तो वी जो पीपल ऑफ इंडिया, ये जो सेंटेंस है, ये हमने अडॉप्ट किया है अमेरिका के संविधान के प्रेम्बल से। यदि आप अमेरिका के संविधान का प्रेम्बल पढ़ेंगे तो उसमें भी पहली लाइन कुछ इसी प्रकार से है, केवल उसमें इंडिया की जगह अमेरिका है। उसमें कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये उसमें कहा गया है वी द पीपल ऑफ अमेरिका। हमने हमारे संविधान में इस लाइन को जो है वो अडॉप्ट किया और यहाँ पर लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो सेंटेंस है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या बयान करता है? ये बयान ये करता है कि भारत पर किसी भी राजा महाराजा या किसी भी बाहरी शक्ति का शासन नहीं है। भारत पर जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, वो केवल भारत के ही लोग हैं और उन्हीं के माध्यम से जो है वो अब देश चलाया जाएगा, चाहे वो डायरेक्टली चलाया जाए या इनडायरेक्टली चलाया जाए। लेकिन यहाँ पर सॉवरेन कौन है, स्वतंत्र कौन है? तो भारत के लोग हैं स्वतंत्र, और उन्हीं के माध्यम से ये संविधान उन्हीं के ऊपर जो है वो लागू किया जाता है। ना तो इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप है और ना ही किसी एक व्यक्ति का शासन जो है वो भारत पर है। यहाँ पर यदि आप देखिए तो इट सिग्निफाइज दैट द पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट केम फ्रॉम द पीपल। भारत के लोगों से ही सरकार चलाने की शक्ति की निर्मित होती है। सिग्निफिकेंस, इट एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ नेशन। राष्ट्र की स्वतंत्रता की नींव या भारत की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी नींव किसके माध्यम से रखी जाती है? तो भारत के लोगों के माध्यम से रखी जाती है, ना ही किसी बाहरी शक्ति के माध्यम से और ना ही किसी एक मोनार्कियल सिस्टम के माध्यम से। भारत के लोग ही भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हीं के माध्यम से भारत में जो है वो लोकतंत्र कायम है और उनके माध्यम से जो है वो संविधान उनके ऊपर लागू किया जाता है। उसके बाद यदि आप देखिए तो एक और शब्द है और वो है सोवरेन। सोवरेन का अर्थ होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र, जिस पर किसी प्रकार के बाहरी शक्ति का शासन नहीं है, ना उस देश में मोनार्की प्रेजेंट है। वो देश पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अपने निर्णय खुद ले सकता है। उस देश के लोग अपने देश के लिए निर्णय स्वयं ले सकते हैं। इसीलिए कई देश आपको जो है वो उन्हें आप नेशन तो कहते हैं लेकिन वो सॉवरेन नहीं होते, किसी दूसरे राष्ट्र के माध्यम से उन्हें एज अ डोमिनियन स्टेट के रूप में चलाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोवरेन स्टेट की, तो सोवरेन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। इसीलिए यहाँ पर इस शब्द को जोड़ा गया कि अब जो है भारत एक सोवरेन देश है, एक सार्वभौम राष्ट्र है जो अपने निर्णय खुद ले सकता है। यहाँ पर यदि आप इसे पढ़ेंगे, इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ओन लॉ एंड डिसीजन, it is not controlled by any foreign power. Significance, India has a complete independence in both internal affair within the country and external affair relation with other nation. भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, चाहे वो अपने संदर्भ में अपने आंतरिक निर्णय ले या बाहरी देशों से किस प्रकार से रिलेशन रखे, इसके संदर्भ में निर्णय ले, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके नागरिक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उन्हें ये शक्तियाँ जो है वो संविधान के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये अर्थ होता है सोवरेन का। उसके बाद एक और शब्द है जो है सोशलिस्ट। इस शब्द को जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया। एक और शब्द है जो कि है सेकुलर, इसे भी जो है इसी अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। सोशलिस्ट का क्या अर्थ होता है? सोशलिस्ट यानी समाजवादी भावना जिसमें है, जिसमें सभी नागरिकों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। वेल्थ एंड रिसोर्सेज आर मेंट टू बी शेयर्ड फ्रीली अमंग ऑल सिटीजन। सभी प्रकार की जो संपत्ति है और सभी प्रकार के जो संसाधन है उनका सभी नागरिकों में इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। द गवर्नमेंट वर्क टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, प्रोटेक्ट द पुअर एंड वीकर सेक्शन एंड इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ पर सरकार का ये कार्य होगा कि सरकार जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कार्य करे और देश में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसे दूर करने का प्रयत्न जो है वो सरकार के माध्यम से किया जाए। उसके बाद एक और शब्द है सेकुलर। द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, एवरी पर्सन हैज़ अ फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और no religion at all. Significance, the government must trust all religion equally and without discrimination. Also added by 42nd Amendment 1976. यहाँ पर ये बताया जाता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र सभी धर्मों को जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दो प्रकार की सेकुलरिज्म हमें विश्व में नजर आते हैं। एक है पैसिव सेकुलरिज्म जिसे कहा जाता है, जहाँ पर राष्ट्र किसी प्रकार के धर्म के, चाहे वो इहलोक या जिसे इहलोक कहा जाता है यानी जिसे फिजिकल अपीयरेंस कहा जाता है, और दूसरा धर्म की जो संकल्पना होती है जिसे कहा जाता है आध्यात्मिक। आप किस प्रकार के मंत्र पढ़ेंगे, ये सभी चीजें आती है आध्यात्मिक में। लेकिन आप धर्म के नाम पर यदि किसी प्रकार का अंधविश्वास करते हैं तो उस अंधविश्वास के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के जो निजी अधिकार है उनका यदि हनन होता है तो ऐसे में राज्य इंटरफेयर करता है।
इसे हम एक्टिव सेक्युलरिज्म कहते हैं। वही पैसिव सेक्युलरिज्म में इस प्रकार का जो है वो सरकार के माध्यम से जो है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। सरकार किसी भी प्रकार के धर्म के किसी भी प्रकार के कार्य में या किसी प्रकार के धार्मिक झगड़ों में जो है वो हस्तक्षेप नहीं करती। भारत में हमें जो सेक्युलरिज्म नज़र आता है उसे हम एक्टिव सेक्युलरिज्म के नाम से उसे पुकारते हैं, या कई बार उसे सर्वधर्म समभाव भी कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण यदि आप देखें तो राम मंदिर के समय में हमें इसका एक बेस्ट उदाहरण नजर आता है, जहाँ पर कोर्ट के माध्यम से ये फैसला लिया गया कि जिस जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उस जगह पहले राम प्रभु श्री राम का मंदिर था। अब यहाँ पर बाबरी मस्जिद का ये जो केस है, ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसका निर्णय लिया गया तो जो राम जन्मभूमि है उनके माध्यम से ये केस जो है वो जीता गया, या उनके पक्ष में जो है ये निर्णय लिया गया कि आप जो है उस जगह पर मंदिर बना सकते हैं। अब ये तो हुई एक बात, लेकिन जब हम बात करते हैं भारत के सेकुलरिज्म के बारे में तब यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से एक और बात बताई गई कि जो मुस्लिम समाज है अयोध्या का, उससे जो है अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन जो है वो अलॉट की गई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और ये आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया कि मुस्लिम समाज के लिए भी वहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए एक बड़ी जगह जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो इस प्रकार से सेकुलरिज्म जो है वो भारत में फॉलो किया जाता है। इसके बाद यदि आप देखें तो एक और यहाँ पर शब्द हमें नजर आता है और वो है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। यहाँ पर जो भी सरकारें देश में निर्मित होगी वो लोगों के माध्यम से निर्मित होगी, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। लोगों के माध्यम से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है वो चुनकर दिए जाएंगे। इन रिप्रेजेंटेटिव्स की एक असेंबली निर्मित की जाएगी और उस असेंबली के माध्यम से सभी प्रकार के निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। चाहे वो असेंबली राज्य में हो जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हो, चाहे वो असेंबली केंद्र में हो जिसे हम लोकसभा कहते हैं या पार्लियामेंट कहते हैं। इन पार्लियामेंट में बैठे हुए जो भी लोग हैं या जो भी शासन करता है उनको जो है वो लोगों के माध्यम से चुनकर दिया जाएगा, और इनका कार्यकाल जो है वो लिमिटेड होगा। लिमिटेड कार्यकाल तक ये कार्य करेंगे, फिर से इलेक्शन हो गए, यानी यहाँ पर सरकार जो है वो चेंज होती रहेगी प्रत्येक इलेक्शन के बाद। तो इसी प्रकार से लोकतंत्र काम करता है, और इसी लोकतंत्र के बारे में जानकारी हमें हमारे प्रेम्बल में मिलती है, जो बताता है कि हमारे देश का ये जो शासन है ये लोकतांत्रिक होगा। इसके बाद एक और यहाँ पर चीज का जिक्र किया गया है और वो है रिपब्लिक। अब देखिए कई बार लोगों को लगता है कि ये जो शब्द है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये दोनों एक ही शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप देखें तो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जहाँ पर लोगों के माध्यम से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर दिए गए हैं और उनके माध्यम से शासन चलाया जा रहा है। लेकिन जब बात आती है रिपब्लिक की तो इसका अर्थ ये होता है कि जो देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, जो देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति है उसका भी चुनाव होगा। वो किसी भी राज परंपरा से या किसी भी राजवंश से बिलोंग नहीं करेगा, जो वंश के आधार पर जो है वो देश का प्रमुख व्यक्ति बनेगा। भारत में जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इनडायरेक्टली वो चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो कि देश के सबसे प्रमुख व्यक्ति है उनका भी यहाँ पर चुनाव होता है। यदि आप ब्रिटेन जैसा देश देखेंगे तो वहाँ पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रमुख व्यक्ति है या जैसे ब्रिटेन के जो राजा है वो राजवंश से बिलोंग करते हैं, और राजवंश के आधार पर जो है वो उन्हीं के फैमिली में से जो है अलग अलग व्यक्ति जो है वो ब्रिटेन का राजा बनता है। तो ब्रिटेन में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। वही भारत में जो है भारत में हमें डेमोक्रेसी भी नजर आती है और भारत जो है वो रिपब्लिक भी है, क्योंकि यहाँ भारत की जो प्रमुख व्यक्ति है यानी भारत के राष्ट्रपति उनका भी चुनाव होता है। इसके बाद 3 अलग-अलग शब्द आते हैं जो अलग-अलग विषयों के संदर्भ में जो है वो बात करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है न्याय की। हमारा संविधान जो है वो न्याय की बात करता है। किस प्रकार का न्याय? तो सोशल या सामाजिक न्याय जिसे हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक या आर्थिक न्याय जिसे हम कह सकते हैं, और राजनीतिक न्याय। इन 3 विषयों के न्याय की बात जो है वो हमारा संविधान करता है। जिसमें कहा गया है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो ये तो हुए सामाजिक न्याय की बात। जिसके बाद कहा गया है कि इकोनॉमिक जस्टिस की यहाँ पर बात की जाएगी। सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पैसा कमाने के लिए या धन अर्जित करने के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न एंड लाइवलीहुड, नो एक्सट्रीम वेल्थ गैप। यहाँ पर वेल्थ गैप जो है या जिसे इनकम इनइक्वालिटी भी कहा जाता है उसे कम करने का प्रयत्न जो है वो सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। सभी लोगों को जो है राजनीति में हिस्सा लेने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ऐसा नहीं कहा जाता कि कोई एक सदस्य या कोई एक व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है या किसी एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करता है तो उसे चुनाव में जो है
या राजनीति में जो है वो प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल जस्टिस की यहाँ पर बात की जाती है, सभी लोगों को अपने देश के पॉलिटिक्स में जो है पार्टिसिपेट करने का यहाँ पर अधिकार मिलता है, सभी लोगों को अपना देश चलाने का अधिकार जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी यानी फ्रीडम। किस प्रकार की लिबर्टी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपके विचारों की यहाँ पर लिबर्टी होगी, किस प्रकार के धर्मों को आप मानते हैं, किस प्रकार के ईश्वर पर आप विश्वास रखते हैं और किस प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप करते हैं, तो इसमें फ्रीडम की यहाँ पर बात की गई है, लिबर्टी की यहाँ पर बात की गई है। यदि आप देखिए तो एवरी इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड प्रैक्टिस रिलीजन एज दे चूज। सिग्निफिकेंस इनकरेज इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड रिलीजियस हार्मनी। सभी प्रकार के जो नागरिक हैं हमारे देश के, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, उन सभी को अपने विश्वास के आधार पर अपने ईश्वर की, जिस ईश्वर को वो मानते हैं, उनकी आराधना करना या उनके प्रेयर करना और उनके धर्मों का जो है वो प्रचार प्रसार करने की आज़ादी जो है, इसमें इसकी बात जो है वो इस पॉइंट में की गई है। इसके बाद है इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी समानता। किस बात की समानता? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मीनिंग सभी को सभी जो अपॉर्चुनिटीज देश में प्रोवाइड की जाती है वो सभी को इक्वली मिलेगी, किसी साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड enjoys इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल फील्ड। सिग्निफिकेंस एम टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड टू प्रमोट फेयर सोसाइटी। एक कल्याणकारी समाज की निर्मित हो सके, इसीलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि सभी लोगों को एक समान जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी लोगों को एक समान ग्रो करने की जो है वो चांसेस यहाँ पर मिले। इसके बाद है फेटर्निटी। फेटर्निटी का अर्थ होता है बंधुता, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation, meaning to promote a sense of brotherhood and unity among all citizens regardless of differences. Significance encourage national integration and respect and peaceful coexistence। भारत जैसा देश यदि आप देखते हैं तो अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और आए दिन आप देश में देखते हैं कि इस धर्म के लोगों ने जो है पर्टिकुलर उस धर्म के देवता को जो है वो उनका अपमान किया, तो ये बातें देश में चलती रहती है। लेकिन इन बातों को जो है वो कम करते हुए सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो आपस में भाईचारे से रहे और देश को जो है वो अखंड बनाने का प्रयत्न करे। कुछ ऐसे सामाजिक तत्वों के माध्यम से जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट तो नहीं करते लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा होते हैं, उनके माध्यम से कई बार दूसरे धर्मों के जो ईश्वर होते हैं उनकी आलोचना की जाती है और देश में कई जगहों पर आपको जो है वो आए आए दिन आपको जो है वो दंगे फसाद देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देश में ना हो और सभी जो लोग हैं वो एक प्रॉपर पीसफुल ब्रदरहुड के माध्यम से या बंधुता के माध्यम से देश में रहे और देश के विकास की या देश के कल्याण की बात करें, इसके बारे में चर्चा जो है वो इस प्रियम्बल में की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो हमारे प्रियम्बल में थे, जिनके बारे में जिक्र जो है वो हमने किया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या ये हमारा जो प्रियम्बल है ये संविधान का पार्ट है, और अगर ये संविधान का पार्ट है तो क्या इसे चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए कई सारी केसेस को आपको पढ़ना होगा, जिसमें 4 महत्वपूर्ण केस हमें नज़र आती है। सबसे पहली जो केस है वो है साल 96 की बेरुवारी यूनियन केस। तो ये जो बेरुवारी केस है, तो ये केस क्या है? तो ये यदि आप देखें तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक तरफ था ईस्ट पाकिस्तान, बीच में था भारत और दूसरी तरफ था वेस्ट पाकिस्तान। तो ये जो भारत का यहाँ पर राज्य आपको नज़र आता है पश्चिम बंगाल, उस पश्चिम बंगाल में कुछ इनक्लेव्स थे। इनक्लेव्स यानी ऐसे क्षेत्र जो आपके सरहद के अंदर है लेकिन उस पर अधिकार दूसरे देश का है, इन्हें इनक्लेव्स कहा जाता है। तो साल 1960 में इन्हीं इनक्लेव्स को जो है वो पूर्व पाकिस्तान को हस्तांतरित करना था और पूर्व पाकिस्तान में मौजूद भारत के जो इनक्लेव्स है यानी आज के बांग्लादेश में मौजूद भारत के जो इनक्लेव्स थे उस समय, उन इनक्लेव्स को जो है वो भारत में शामिल करना था। तो उसके संदर्भ में जो है ये केस गई थी और पूछा गया था कि क्या सरकार को ये अधिकार है कि सरकार हमारे देश का एक हिस्सा दूसरे देश को जो है वो गिफ्ट कर सकती है या दूसरे देश को जो है वो दे सकती है। इस पर काफ़ी बहस हुई और प्रियम्बल को भी इसमें बीच में लाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोर्ट करते हुए ये कहा गया कि ये जो प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। यानी जो संविधान में संसद को शक्ति दी जाती है सरकार चलाने की या देश चलाने की, वो प्रियम्बल से नहीं मिलती। प्रियम्बल केवल हमारे संविधान का एक आईना है जो बताता है कि संविधान किस प्रकार से होगा, किस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा जो है वो संविधान में की जाएगी। तो हमारे जो राजनेता है या हमारे जो पॉलिटिशियन है या हमारी जो संसद है,
उसे इस प्रियम्बल से शक्ति नहीं मिलती देश चलाने की, उसे शक्ति मिलती है ओवरऑल संविधान से। तो प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बेरुवारी यूनियन केस में कहा गया। लेकिन उसके महज 13 साल बाद एक और हमें केस नजर आती है जिसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है। साल 1973 में ये केस थी और जो लैंड एक्विजिशन से यानी भूमि अधिग्रहण से संदर्भित थी। जब सरकार को लगता है कि किसी सोशल वर्क के लिए किसी एक पर्टिकुलर जगह को जो है वो सरकार जब उस व्यक्ति से ले लेती है, तो यदि एक तय सीमा के आधार पर यदि आप देखें जिसे हम लैंड सीलिंग कहते हैं, उससे अधिक यदि वो सीमा हो, उससे अधिक यदि वो ज़मीन हो, तो सरकार ये उसका जो कंपनसेशन होती है वो उस व्यक्ति को चाहे तो दे सकती है या नहीं भी दे सकती। लैंड सीलिंग एक्ट आपको कई राज्यों में नजर आते हैं जहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसकी एक तय सीमा निश्चित की जाती है कि किसी एक व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन होगी। तो केशवानंद भारती का केस यदि आप देखें तो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड था और उसमें फिर से प्रियम्बल को जो है वो बीच में लाया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कहा गया कि ये जो प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का पार्ट है और इसे जो है इसे अमेंड किया जा सकता है या इसमें संशोधन किया जा सकता है बगैर इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ठेस पहुंचाते हुए। यानी इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप जो है यदि चेंज नहीं कर सकते, बाकी जो है ओवरऑल आप इस प्रियम्बल में जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर एक और केस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस साल 1975, जिसमें फिर से ये कहा गया कि ये जो प्रियम्बल है ये जो है ये बेसिक फीचर्स को हमारे दर्शाता है, यानी हमारे संविधान का बेसिक फीचर क्या है इसके बारे में दर्शाता है और ये संविधान का पार्ट है। ये तो इसके बाद यदि आप देखें तो एक और केस थी LIC ऑफ इंडिया वर्सेस CERC। ये जो केस है इस केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से साल 1995 की केस थी, फिर से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रियम्बल को इंटरप्रिटेट करते हुए कहा गया कि ये जो प्रियम्बल है ये एक प्रकार से दिशा दर्शक है, यानी किस प्रकार से हमारा संविधान होगा या किस प्रकार से हमारे संविधान में जो बातें बताई गई है वो किस प्रकार से उनका जो है वो वर्णन किया गया है। इन सभी के बारे में जानकारी जो है वो हमें हमारे प्रियम्बल से मिलती है, जिसमें कहा गया है कि प्रियम्बल गाइड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है जब भी कोई एक महत्वपूर्ण चैप्टर यदि आप संविधान में देखिए और उसके बारे में जो है जब भी उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं तो प्रियम्बल को देखा जाता है कि प्रियम्बल में इसके विषय में क्या कहा गया। जब भी धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है या राज्य किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष होगा, तो ये पहले चेक किया जाता है कि क्या इस प्रकार का शब्द हमारे संविधान में है या इस प्रकार का शब्द हमारे प्रियम्बल में मौजूद है, और शब्द के आधार पर जो है वो तय किया जाता है कि इसकी व्याख्या क्या होगी। संविधान की व्याख्या करने के लिए प्रियम्बल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से साल 1995 की इस केस में कहा गया। इसमें यदि आप देखें तो जो हमारा प्रश्न था कि क्या प्रियम्बल को आप चेंज कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है कि हाँ, आप प्रियम्बल को चेंज कर सकते हैं। प्रियम्बल कब अमेंड हुआ था, तो प्रियम्बल अमेंड हुआ था साल 1976 में और 42nd अमेंडमेंट था जिसमें 3 शब्दों को जो है वो हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया था। सबसे पहला था सोशलिस्ट, फिर था सेकुलर और एक और शब्द को जोड़ा गया था जो कि था इंटीग्रिटी, यानी देश की अखंडता जो है उसे कायम करने के लिए, देश की जो अखंडता है उसे जो है वो कंटिन्यू रखने के लिए ये जिम्मेदारी होगी सभी नागरिकों की और सरकार की। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत जो है इसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है इसमें चेंजेस हो सकते हैं। और ये जो प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, तो एक यहाँ पर यदि आप एक वृक्ष को या एक ट्री को कंसिडर करते हैं, तो ये जो मेन स्ट्रीम है इसे आप बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसमें आप किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते, इसे आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो पूरा ये जो पेड़ है ये गिर जाएगा या नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो पेड़ की ब्रांचेस है इसको आप कट्स कर सकते हैं, इसको आप अलग अलग आकारों में इसे ढाल सकते हैं। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे जो प्रियम्बल है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का पार्ट आता है और इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप शब्दों को बढ़ा तो सकते हैं लेकिन जो शब्द ऐड किए हैं उनको नष्ट नहीं कर सकते, जिसमें सोशलिस्ट नाम का शब्द है, जिसमें डेमोक्रेटिक शब्द है, जिसमें रिपब्लिक शब्द है, जिसमें यदि आप देखें तो सेकुलर शब्द है। इन शब्दों को जो है वो आप संविधान से हटा नहीं सकते, तो इसे ही बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है। ओवरऑल यदि आप देखें तो ये जो प्रियम्बल है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। केवल एक ही अमेंडमेंट अब तक हमारे जो प्रियम्बल है उसमें हुआ है और था 42nd अमेंडमेंट, साल था 1976 और उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ओवरऑल यदि आप देखें तो आज की वीडियो में हमने प्रियम्बल के बारे में जानकारी जानी, प्रियम्बल में जो महत्वपूर्ण शब्द है उनके बारे में चर्चा इस वीडियो में हमने की। किस प्रकार से संविधान का क्रिटिसिज्म जो है वो लॉ मेकर्स के माध्यम से किया गया था इसके बारे में चर्चा हमने इस वीडियो में की। आज की इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है तो उसका प्रश्न जो है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।